हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम सितंबर 2023 की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि इसी साल भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, जहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन, काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। तो उन सभी से आपको अवगत कराया जा रहा है, जिसका एक महत्वपूर्ण डिसीजन था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो आज की क्लास में हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है इसे डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने कौन कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैव ईंधन पर ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना तथा जैव ईंधन क्षेत्र में प्रगति और इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैव जैव ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के क्या उद्देश्य हैं। बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के वर्तमान सदस्यों में कौन सब शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के 7 देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सदस्य हैं। तो ये कौन कौन से 7 देश हैं? ये हैं आपके अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा G20 के 4 आमंत्रित देश भी इसके सदस्य बने हैं। ये हैं आपके बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा 8 ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य नहीं हैं और ये हैं आपके आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। इसके अलावा 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व एलपीजी संगठन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी तथा वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। तो ये 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के वर्तमान सदस्यों में कौन सब शामिल हैं। तो हमने देखा कि G20 के 7 देश, G20 के 4 आमंत्रित देश और 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये सब इसमें शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, डेटा बैंक। तो डेटा बैंक क्या है? देखिए, वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन केवल 4 बाजारों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोप और इंडोनेशिया में होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने, जैव ईंधन के लिए एक बाजार विकसित करना। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर्यावरण अनुकूल ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यह उद्योगों, देशों एवं प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को जोड़ने वाले एक वर्चुअल मार्केट प्लेस का निर्माण करेगा। इससे मांग और आपूर्ति की मैपिंग की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, मजबूत मानक निर्धारण। यह जैव ईंधन को अपनाने तथा उसके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों एवं विनियमों के विकास, उनके अंगीकरण और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। तीसरा पॉइंट है जलवायु संबंधी प्रयासों में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक 3 गुना करने की आवश्यकता होगी। इससे विश्व की ऊर्जा प्रणाली को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ले जाया जा सकेगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पर परिवहन क्षेत्र को विकार्बनीकृत करना, डीकार्बोनाइज करना। गौरतलब है कि ग्रीन हाउस गैस का लगभग 1/4 उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। जैव ईंधन से इस क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जागरूकता, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में जैव ईंधन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी
मदद करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का क्या महत्व है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देखा है, आपको एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहला पॉइंट था जैव ईंधन के लिए एक बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, मजबूत मानक निर्धारण हो सकेगा। तीसरा, जलवायु संबंधी प्रयासों में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। चौथा, परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज किया जा सकेगा। और पांचवा, जागरूकता बढ़ाने में भी इसके द्वारा काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं भारत के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के क्या लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहला तो लाभ आपके सामने ये होने वाला है कि जैव ईंधन से संबंधित भारत की पहलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पीएम जीवन योजना, सतत और गोवर्धन योजना को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भारत की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि जैव ईंधन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा यह किसानों की आय बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होगा। इसके अलावा इससे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है और यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के तहत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इससे भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे तथा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का देखिए वैश्विक जैव ईंधन मांग को पूरा करना तथा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का निर्यात करना, तो इसलिए भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर भी इसके द्वारा मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि भारत के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के क्या सब लाभ होने वाले हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे। चलिए अभी बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चुनौती है स्पष्ट परिभाषा का नहीं होना। संधारणीय ईंधन क्या है, इस पर सर्वसम्मति का अभाव है। इसके अतिरिक्त कई देश तो जैव ईंधन को संधारणीय मानते भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सामने ये है कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। दूसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। कई विकसित देश अग्रणी प्रौद्योगिकी तकनीक को साझा नहीं करते हैं, वे इसे विकासशील देशों के साथ साझा करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। इससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ऐसी आशंका है कि तेल उत्पादक देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के पक्ष में न हों, क्योंकि इससे ऊर्जा संसाधन पर उनके वर्चस्व में कमी आएगी। इसके अलावा धीमी वृद्धि, विशेष रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में जैव ईंधन को अपनाने में पर्याप्त तेजी नहीं देखी जा रही है। इसके अलावा उत्पादन संबंधी चुनौतियां, गुणवत्तापूर्ण कच्चे तेल की सीमित उपलब्धता, जैव ईंधन उत्पादन में खाद्यान्न के इस्तेमाल से खाद्य उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव, फसल पैटर्न में बदलाव, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों की कमी आदि चुनौतियां जैव ईंधन के संधारणीय उत्पादन में बाधा बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इन पॉइंट्स को भी आपको लर्न कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। ये सब मेंस आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस गठबंधन को संधारणीय दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी, पर्याप्त निवेश करने होंगे। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देना होगा, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करना होगा, किसी भी विवाद का त्वरित रूप से निपटान करना होगा तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। तो इस प्रकार का निष्कर्ष कंक्लूजन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी डिटेल में समझा है। यह आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, अपने नोट्स बना लिए होंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।